हेलो दोस्तों, आरबी एसीपी सिविल रिपेयरिंग यूट्यूब चैनल पर आज हम आप लोग को MITE CH50 इन्वर्टर एसी बोर्ड का SMPS के बारे में कुछ बेसिक जानकारी देंगे। अगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा। जहाँ पर 310 वोल्ट बनता है, ये जैसे यहाँ पर 310 वोल्ट बना, इसके बाद हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर 2 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, 1 ओम 1 ओम। इस रेजिस्टेंस का काम होता है दोस्तों कि जैसे अपने एसएमपीएस में अगर कोई फॉल्ट आता है, जैसे मान लीजिए कि ये अपना एसएम ट्रांसफार्मर जो होता है, ये अगर अभी शॉर्ट हो गया तो जो फ्यूजेबल रेजिस्टेंस लगे हुए हैं 2, ये ओपन हो जाते हैं। ओपन हो जाएंगे तो ये आगे की सर्किट जो है जलने से बच जाएगी, इसलिए ये फ्यूजेबल रेजिस्टेंस का प्रयोग किया जाता है। ये 2 इसलिए लगाए गए हैं कि इसका वाट बढ़ाने के लिए उन 2 रेजिस्टेंस का प्रयोग कर दिया गया है। इसके बाद यहाँ पर एक स्पैनर सर्किट बनाई गई है, 3 कंपोनेंट से मिला के ये रेजिस्टेंस, कैपेसिटर और डायोड। स्पैनर सर्किट का काम ये होता है, जैसे अपना इस वाली लाइन से 310 या 325 वोल्ट आएगा और इधर से जब ये आईसी स्विचिंग करा के इधर से ग्राउंड भेजेगी तो यहाँ पर ये मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। मतलब ये जो अपना इंडक्टर है वो चार्ज होगा। चार्ज होने के बाद जब वो डिस्चार्ज होने लगता है, तो डिस्चार्ज होता है तो दोस्तों यहाँ पर जैसे इधर से माइनस था और यहाँ पर प्लस था, तो ये जस्ट अपोजिट, मतलब ये जब डिस्चार्ज होता है, कोई भी इंडक्टर जब डिस्चार्ज होता है तो जहाँ पर प्लस होता है यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा और यहाँ पर प्लस हो जाएगा। और जितने वोल्ट से ये चार्ज होगा, जैसे यहाँ पर 325 वोल्ट से चार्ज हो रहा है तो इसके जस्ट दूना वोल्टेज बनता है। जैसे यहाँ पर 325 है तो यहाँ पर जब ये डिस्चार्ज होगा, यहाँ पर लगभग 600 वोल्ट के आसपास यहाँ पर वोल्टेज बनेगा। यहाँ पर माइनस हो जाएगा और यहाँ पर प्लस हो जाएगा। जब इस तरीके से डिस्चार्ज हुआ और आउटपुट में वोल्टेज बनने लगा, यहाँ पर जैसे वोल्टेज सेकेंडरी वाइंडिंग में वोल्टेज बना तो कुछ तो डिस्चार्ज होगा, लेकिन जैसे पूरी तरीके से ये अपना इंडक्टर जो है, ये जैसे अपना ये इंडक्टर यहाँ पर लगाया हुआ है, जैसे इंडक्टर पूरी तरीके से डिस्चार्ज नहीं होगा तो इसी के लिए एक यहाँ पर स्पैनर सर्किट बनाई जाती है। ये 3 कंपोनेंट्स लगा के, रेजिस्टेंस, कैपेसिटर और डायोड, इसको लगा के स्पैनर सर्किट इसलिए बनाया जाता है ताकि जैसे यहाँ पर हमने बताया डबल वोल्टेज हो जाता है, लगभग 600 वोल्ट के आसपास यहाँ पर वोल्टेज प्लस हो जाएगा, इधर माइनस हो जाएगा, इधर प्लस 600 वोल्ट के आसपास हो जाएगा। तो दूसरी साइकिल जब मान लीजिए कि जब ये पहली साइकिल आई और यहाँ पर डिस्चार्ज होते वक्त यहाँ पर 600 वोल्ट बना और यहाँ पर माइनस था, तो ये जब दूसरी साइकिल यहाँ से मॉस्फेट दूसरी बार यहाँ से ग्राउंड भेजेगा तो उस वक्त यहाँ पर ये प्लस वोल्टेज न रहे, इसलिए यहाँ पर इस सर्किट को बनाया जाता है, स्पैनर सर्किट को, ताकि यहाँ पर दूसरी साइकिल आते वक्त ये इंडक्टर पूरी तरीके से जो है डिस्चार्ज मिले। नहीं तो अगर यहाँ पर प्लस रहेगा और यहाँ से फिर से ग्राउंड जाएगा तो ये जो है आईसी, अपनी पावर स्विचिंग आईसी है, डैमेज हो सकती है। इसलिए ये जब यहाँ पर इंडक्टर लगा रहेगा, जब इधर से जिस वक्त ये डिस्चार्ज होगा तो यहाँ पर जैसे वोल्टेज आया 600, तो कुछ तो ये अपना सेकेंडरी आउटपुट बनेगा तो ख़त्म हो जाएगा, जैसे जो थोड़ा बहुत बच जाएगा तो इसी के माध्यम से यहाँ से होते हुए ये डायोड, अब डायोड तो इस वक्त जाने देगा क्योंकि यहाँ पर प्लस आ गया है, तो ये प्लस इस तरीके से डायोड और रेजिस्टेंस तो ये सब मिला के इसको डिस्चार्ज कर देंगे।
और जिस वक़्त यहाँ पर ये ग्राउंड देगा, जैसे मान लीजिए कि आईसी ने ये स्विचिंग किया, यहाँ से ग्राउंड गया, तो उस वक़्त ये डायोड काम नहीं करेगा। इस सर्किट का काम तभी आएगा जब ये डिस्चार्ज होने लगेगा, ये इंडक्टर जैसे अपना डिस्चार्ज होगा, तभी इसका काम आएगा इस सर्किट का। ताकि जैसे वो हमने बताया कि वोल्टेज 600 के आसपास यहाँ पर बनता है रिवर्स में। जब डिस्चार्ज होगा तो यहाँ पर लगभग 600 के आसपास बनेगा। कुछ तो ये सेकेंडरी आउटपुट में जो वोल्टेज बनेगा कुछ खत्म हो जाएगा। जैसे जो बच जाएगा तो ये यहाँ से ये डायोड जो है, यहाँ से ये वाला डायोड प्लस को जाने देगा और ये रेजिस्टेंस कैपेसिटर मिला के सब समाप्त कर देंगे। स्पैनर सर्किट इस तरीके से काम करती है। उसके बाद जो है यहाँ आउटपुट में डायोड के साथ कुछ कैपेसिटर और रेजिस्टेंस लगे हुए हैं। इसका काम ये होता है दोस्तों कि जैसे अपना आउटपुट में बहुत हाई स्विचिंग होती है, तो हाई स्विचिंग होती है दोस्तों, तो यहाँ पर ये डायोड खराब ना हो, इसीलिए ये एक सर्किट बनाया जाता है। जैसे यहाँ पर एक कैपेसिटर लगाया गया है और एक रेजिस्टेंस लगाया गया है। जब ये हाई स्विचिंग होगी तो इस डायोड की सेफ्टी के लिए ये फिल्ट्रेशन सर्किट बना दिया जाता है, ताकि ये जो कंपोनेंट्स है उसकी सुरक्षा करे। जैसे यहाँ पर देखा जाए तो पीएफसी सेक्शन में एक जो अपना शॉटकी डायोड लगा होता है, यहाँ पर देखा जाए तो एक कैपेसिटर, एक रेजिस्टेंस लगाया गया है, क्योंकि यहाँ पे हाई स्विचिंग होती है। जैसे यहाँ पर देखा जाए तो जो अपना टीएल 431 में डिवाइडर सर्किट बनती है, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस और एक कैपेसिटर लगाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर भी एक स्विचिंग होती है। क्योंकि जब आउटपुट में वोल्टेज बनता है तो यहाँ पर बार-बार 2.5 वोल्ट कम ज़्यादा होता रहता है, यहाँ पर भी स्विचिंग होती है। इसलिए यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस और एक कैपेसिटर लगा के सर्किट बनाई गई है, ताकि ये कंपोनेंट्स खराब ना हो। क्योंकि जहाँ पर हाई स्विचिंग होती है वहाँ की सर्किटें जल्दी खराब हो सकती हैं, इसलिए ये सर्किट बना दिया जाता है कैपेसिटर और एक रेजिस्टेंस, लो वैल्यू का रेजिस्टेंस लगा के, ताकि कंपोनेंट्स खराब ना हो। ये 7815 है, तो इसके 1 नंबर पिन पर लगभग 18 वोल्ट के आसपास 1 नंबर पिन पर आएगा। तो ये आउटपुट में 15 वोल्ट आउट करेगा। 1 नंबर पिन पर 18 वोल्ट के आसपास आएगा और यहाँ पर अपना 15 वोल्ट आउट करेगा। जैसे यहाँ पर रेड कलर में हाइलाइट किया गया है, तो यहाँ टेस्ट पॉइंट में अगर देखा जाए, जैसे यहाँ टेस्ट पॉइंट में दिख रहा है कि आईसी U903 पिन नंबर 1 18 वोल्ट। तो यहाँ पर अपना U90 आईसी ये है, ये U903 आईसी 1 नंबर पिन पर 18 वोल्ट और इसके आउटपुट में अपना 15 वोल्ट आउटपुट होगा। तो इस वाले डायोड से अपना 15 वोल्ट आउट होगा और दूसरे वाले डायोड में देखा जाए तो फिर वही सर्किट बनाया गया है। एक कैपेसिटर, एक रेजिस्टेंस लगा के, क्योंकि यहाँ पर भी वही हाई स्विचिंग होगी, तो इस कैपेसिटर के सेफ्टी के लिए लगाया गया है। और इस वाले डायोड पर देखा जाए कितना वोल्ट बनेगा, तो U902 आईसी देखा जाए, 902 आईसी ये है, तो यहाँ पर 8 वोल्ट के आसपास बनेगा। इस वाले कलर का जो हाईलाइट किया गया है पिन नंबर 3 U902 पिन नंबर 3। तो U902 आईसी कौन सी है? ये वाली है, ये U902। तो U902 के 3 नंबर पर देखा जाए तो कितना वोल्ट आएगा? 8 वोल्ट के आसपास। यहाँ पर 3 नंबर पर 8 वोल्ट के आसपास मिलेगा और इसके 1 नंबर पिन ग्राउंड होता है और 2 नंबर पिन इसका आउट होता है। तो आउट में इसके कितना वोल्ट मिलेगा? तो इसके आउट में देखा जाए तो लगभग 3.3 वोल्ट के आसपास, ये 3.3 वोल्ट पूरा का पूरा यहाँ पर आउटपुट में मिलेगा। उसी के तरीके से यहाँ पर भी एक सर्किट बनाया गया है, क्योंकि यहाँ पर भी एक डायोड आउटपुट कर रहा है, तो वही सेफ्टी के लिए यहाँ पर भी एक
एक लो वैल्यू का रेजिस्टेंस 47 ओम 1.5 नैनो फैराड का कैपेसिटर लगा के वही फ़िल्ट्रेशन सर्किट बनाया गया है। और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस का जैसा एक इंडक्टर लगाया गया है और यहाँ पर 12 वोल्ट आउट कर रहा है। तो इस वाले डायोड से 12 वोल्ट आउट हो रहा है और इस वाले डायोड से लगभग 8 वोल्ट आउट हो रहा है और यहाँ पर 18 वोल्ट के आसपास आउट हो रहा है। और यहाँ पर देखा जाए तो 8 वोल्ट के डायोड से और यहाँ पर 12 वोल्ट वाले डायोड से यहाँ पे एक 470 ओम का रेजिस्टेंस लगाया गया है ये, ताकि ये 8 वोल्ट का और 12 वोल्ट का आउटपुट जो है अपना बैलेंस बना के रखे, कम ज़्यादा ना हो, इसलिए दोनों पर बराबर लोड बना रहे, इसलिए ये एक 470 ओम का रेजिस्टेंस लगाया गया है। यहाँ पर जो अपना फीडबैक सर्किट बनाया गया है ये TL 431 लगा के फीडबैक सर्किट बनाया गया है। तो यहाँ पर एक डिवाइडर बनेगा, ये पीले कलर से दिख रहा है, यहाँ पर 2.5 वोल्ट के आसपास बनेगा। ये देखिए यहाँ पर पीले कलर से जो हाईलाइट किया गया है, यहाँ पर TL 431 पिन नंबर 1 पर 2.5 वोल्ट बनेगा। तो यहाँ पर देख लिया जाए 2.5 वोल्ट कैसे बन रहा है। सबसे पहले जान लिया जाए कि डिवाइडर सर्किट बनता कैसे है। तो डिवाइडर सर्किट दोस्तों 2 रेजिस्टेंस लगा के बनाया जाता है। जैसे ये 2 रेजिस्टेंस है, एक प्लस से आएगा, कोई भी वोल्टेज हो सकता है, जैसे 3.3 वोल्ट, 12 वोल्ट, 5 वोल्ट, 15 वोल्ट, किसी से भी ये फीडबैक बनाया जा सकता है। तो यही बीच में एक डिवाइडर बनेगा। तो ये अपना एक प्लस से रेजिस्टेंस लगा रहेगा और एक ग्राउंड से लगा रहेगा। तो यहाँ पर हमको 2.5 वोल्ट के आसपास यहाँ पर वोल्टेज मिलेगा। तो जो अपना पॉजिटिव से रेजिस्टेंस लगा होता है इसको हम लोग R1 मानते हैं और जो ग्राउंड से रहता है उसको R2 मानते हैं। तो यहाँ पर 2.5 वोल्ट मिलेगा। तो जैसे हमने बताया कि जो पॉजिटिव से आएगा उसको R1 मानते हैं। तो डिवाइडर का वोल्टेज निकालने के लिए जैसे यहाँ पर हम फार्मूला बताते हैं, R2 बटे R1 प्लस R2 गुणित वोल्ट इन। यहाँ पर दोस्तों जैसे ये सूत्र है, तो इस सूत्र पर इस रेजिस्टेंस की वैल्यू को रखा जाए। जैसे हमने बताया जो पॉजिटिव से रेजिस्टेंस लगा रहेगा उसको R1 कहते हैं और जो R2 है वो अपना ग्राउंड से लगा होता है। तो यहाँ पर देखा जाए कौन सा पॉजिटिव से लगा है, कौन सा ग्राउंड से लगा है। ये वाला रेजिस्टेंस 4.7 KE। तो ये 4.7 के का रेजिस्टेंस जो है ये यहाँ से देखिए ऐसे ये ग्राउंड से लगा है, तो अपना ये क्या होगा, ये नीचे ग्राउंड है, तो ये 4.7 वाला अपना ग्राउंड से लगा है, तो ये अपना क्या होगा, ये अपना R2 होगा। और ये ऊपर वाला देखा जाए 18 के वाला, तो ये 12 वोल्ट सप्लाई यहाँ से आ रही है इस तरीके से यहाँ पर, तो ये अपना क्या होगा, R1 होगा। तो ये दोनों रेजिस्टेंस का मान हम इस जो फार्मूला है इस फार्मूले पर रखेंगे। तो R2 अपना कितना है 4.7 के, तो यहाँ पर R2 को हम रखते हैं सबसे पहले 4.7, उसके बाद R1 कितना है, R1 को रखा जाए तो 18 के, 18 फिर प्लस है, प्लस ऐड करिए, उसके बाद फिर से R2 का मान रखिए, R2 कितना है 4.7 गुणित वोल्टेज इन। वोल्टेज इन का मतलब होता है दोस्तों कि जिस वोल्टेज से ये अपना R1 लगा रहेगा, जैसे 12 वोल्ट से लगा रहेगा तो 12 वोल्ट रखेंगे, 5 वोल्ट से लगा रहेगा 5 वोल्ट, 15 से 15, जिस वोल्टेज से लगा रहेगा ये अपना
R1 वाला रेजिस्टेंस, उसी मान को यहाँ पर रखा जाएगा। तो यहाँ पर किस वोल्ट से लगा हुआ है? 12 वोल्ट से लगा है ये अपना R1, 12 वोल्ट से लगा है। तो यहाँ पर हम क्या रखेंगे? 12 रखेंगे। तो इसको अब यहाँ पर हल करते हैं। तो इसको हल करने के लिए कैलकुलेटर को ओपन कर लिया जाए। तो देखा जाए तो ये 12 को हमको 4.7 से गुणा करना है। तो ये 12 गुणित 4.7 तो कितना आया? 56.4। तो यहाँ पर लिख लिया जाए दोस्तों 56.4, फिर बटे कर लिया जाए। इसको 18 और 4.7 को जोड़ लिया जाए दोस्तों। 18 प्लस 4.7 बराबर कितना हुआ? 22.7। तो इसको यहाँ नोट कर लिया जाए 22.7 बराबर, अब इसको हल कर लिया जाए कितना आएगा? तो भाग करते हैं 56.4 भागे 22.7 कितना आया दोस्तों? 2.48 2.48 ये दोस्तों लगभग 2.5 वोल्ट के आसपास यहाँ पर वोल्टेज आया। यहाँ पर दोस्तों ये डिवाइडर पर कितना आया? 2.5 वोल्ट के आसपास ये आया। तो डिवाइडर दोस्तों इसी तरीके से बनाया जाता है। किसी भी डिवाइडर का वोल्टेज इसी फार्मूले से हम लोग निकाल सकते हैं। वोल्टेज इन माइनस ऑप्टो कपलर का ड्रॉप वोल्टेज तो दोस्तों Vn अपना कितना है? कहाँ से ले रहा है? ये 12 वोल्ट से ले रहा है, क्योंकि यहाँ पर 12 वोल्ट बनेगा यहाँ पर। तो ये 12 वोल्ट से ले रहा है, तो हम V1 की जगह 12 रखेंगे, फिर माइनस करेंगे, माइनस ऑप्टो कपलर का ड्रॉप वोल्टेज। हमने बताया कि ऑप्टो कपलर जो है अपना 1 वोल्ट या 1.1 वोल्ट के आसपास वोल्टेज से चलेगा। तो माइनस हम 1.1 वोल्ट रखते हैं। तो 12 माइनस 1.1 को जब हम लोग घटाएंगे तो देखते हैं कितना आता है। 12 माइनस 1.1 तो कितना आया दोस्तों? 10.9 वोल्ट, लगभग 10.9 वोल्ट आया। तो इतना 10.9 वोल्ट को इस रेजिस्टेंस को यहाँ ड्रॉप कराना पड़ेगा, क्योंकि अगर 12 वोल्ट पूरा आएगा तो ये अपना ऑटो कपलर खराब हो जाएगा। ये सिर्फ 1.1 वोल्ट से कम करता है। तो बाकी का ये 10.9 वोल्ट रेजिस्टेंस को रोकना पड़ेगा यहाँ पर। तो इसके लिए हमने फार्मूलों को बताया कि इस तरीके से हम क्या निकालेंगे कि रेजिस्टेंस को कितना वोल्टेज को ड्रॉप कराना है। तो ये तो पता चल गया कि रेजिस्टेंस कितना वोल्टेज ड्रॉप कराएगा, लेकिन अभी ये नहीं पता हुआ है कि कितने वैल्यू का रेजिस्टेंस लगेगा। तो उसके लिए दोस्तों एक फार्मूला होता है ओम्स लॉ का, वोल्टेज बटे आई आर। तो इसमें दोस्तों जैसे हमको रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालना है, तो रेजिस्टेंस यहाँ पर है। जब इधर हम रेजिस्टेंस को इधर कर लेंगे तो V बटे आई हो जाएगा इस तरीके से। तो वोल्टेज हमको मालूम है, वोल्टेज इतना है, और करंट भी मालूम है कि हमारा ऑप्टो कपलर जो है कितना करंट लेगा। तो अपना ऑप्टो कपलर कितना करंट लेगा? 20 मिली एम्पियर। अब यहाँ पर दोस्तों ये ओम्स लॉ का जब हम कोई भी वोल्टेज या कुछ कैलकुलेट करते हैं तो हमको हर यूनिट को बेस में लाना पड़ता है। जैसे यहाँ पर ये एम्पियर है, तो
ऑप्टो कपलर का जो अपना ये एम्पियर है, ये मिली एम्पियर में है, तो इसको हमको एम्पियर में बदलना पड़ेगा। तो एम्पियर में बदलने के लिए ये 20 मिली एम्पियर को, ये 20 मिली एम्पियर है, इसको एम्पियर में बदलने के लिए हमको 1000 से भाग करना पड़ेगा। तो 20 भागे 1000 तो कितना आया? 0.02। तो 0.02 ये अपना किस में आ गया? एम्पियर में आ गया। तो अब हमको मालूम हो गया, ये वोल्टेज भी मालूम हो गया और एम्पियर भी मालूम हो गया। तो यहाँ पर दोस्तों अब हम लोग इस वाले फार्मूला से निकाल देंगे। तो यहाँ पर वोल्टेज कितना है अपना? 10.9 वोल्ट। तो 10.9 बटे इस करंट की वैल्यू रख देंगे, तो 0.02। अब इसको हल करते हैं, कितना आता है? तो 10.9 भागे 0.02 कितना आया? 545 ओम। 545 ओम। तो इस तरीके से दोस्तों इस रेजिस्टेंस को कैलकुलेट किया जाता है। तो जैसे 545 ओम आया, तो यहाँ पर हम 1K के अंदर लगा सकते हैं। तो यहाँ पर 1K लगाया गया है। जैसे कभी-कभी देखे होंगे आप लोग, एसएमपीएस का जब फीडबैक सेक्शन खराब होता है, तो आउटपुट का वोल्टेज जो है, जैसे अपना 12 वोल्ट आउट हो रहा है, जब फीडबैक खराब होता है तो कुछ सेकंड के लिए यहाँ पर 20-25 वोल्ट भी आ सकता है। इसलिए इस रेजिस्टेंस की वैल्यू को थोड़ा-सा बढ़ा के रखा जाता है, ताकि ये अपनी ऑप्टो कपलर की एलईडी खराब ना हो। अब यहाँ पर देखा जाए तो 12 वोल्ट से, यहाँ 12 वोल्ट से इस तरीके से एक डायोड लगाया गया है। यहाँ पर एसएमडी पैक में एक डायोड लगाया गया है और एक 47 ओम का रेजिस्टेंस लगाया गया है, और यहाँ पर एक 13.1 वोल्ट का जिनल लगाया गया है। और ये लगा के सीधे कहाँ पे गया है? 2 नंबर पर। पावर स्विचिंग जो अपनी आईसी है, ये पावर स्विचिंग आईसी है, तो इसके सीधे 2 नंबर पे गया है। तो इसी को दोस्तों जो अपना यहाँ पर देखिए 2 नंबर पिन पर क्या लिखा है? बीपी, बीपी और एम लिखा गया है। तो यही मल्टीफंक्शन पिन है। तो मल्टीफंक्शन कैसे करता है दोस्तों, कि जैसे ये अपनी सप्लाई 12 वोल्ट से बनाई गई है, बाई चांस इस आउटपुट में ज़्यादा वोल्टेज बनने लगा, जैसे अपनी सप्लाई ये 12 वोल्ट की बनाई गई है, बाई चांस कुछ खराबी होने के कारण यहाँ पर 12 से 14 वोल्ट बनने लगा, या 13.5 वोल्ट बनने लगा। जैसे ही ये 12 वोल्ट से ज़्यादा वोल्टेज बनेगा दोस्तों, तो पहले समझिए जब तक 12 वोल्ट बन रहा है, तब तक तो यहाँ से ये 12 वोल्ट आएगा इस डायोड के माध्यम से, यहाँ पर 12 वोल्ट आपको मिलेगा। यहाँ पर 12 वोल्ट यहाँ तक मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या लगा है? 13.1 वोल्ट का जीनर लगा है। तो ये जीनर जो है इधर वोल्टेज जाने नहीं देगा, क्योंकि यहाँ पर एक जीनर 13 वोल्ट का लगा है। तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस का प्रयोग तो किया गया है, लेकिन ये कितना है? 10K है। तो 10K बहुत बड़ी वैल्यू है, तो इस माध्यम से वोल्टेज नहीं जा पाएगा। तो जैसे ही दोस्तों यहाँ पर 13 वोल्ट के आसपास वोल्टेज बना, या 13 वोल्ट से ज़्यादा बना, जैसे यहाँ पर जीनल लगाया गया है, 13.1 वोल्ट का जीनल लगा है, जैसे इससे ज़्यादा अगर वोल्टेज बनता है, तो यहाँ से, तो ये मल्टीफंक्शन पिन पर
वोल्टेज जो है, जैसे यहाँ मल्टी फंक्शन के साथ-साथ यहाँ पर देखा जाए तो बीपी पिन है, क्योंकि बीपी और मल्टी फंक्शन दोनों साथ है। तो बीपी पिन पर जो है दोस्तों 5.8 वोल्ट जो है आईसी के अंदर से बनता है। तो कभी भी यहाँ पर चेक करेंगे आप, इस वाले कैपेसिटर पर जो अपना बीपी पिन होता है, यहाँ पर 5.8 वोल्ट आपको देखने को मिलेगा। तो जब हम यहाँ पर 5.8 वोल्ट से ज़्यादा देखेंगे, मान लीजिए कि अभी यहाँ 13 वोल्ट बनने लगा, 13 वोल्ट बनने लगा तो यहाँ का जो अपना वोल्टेज है, ये वोल्टेज उठ के इधर आएगा। जब इधर आएगा इस इंजीनियर के माध्यम से, तो यहाँ का वोल्टेज बढ़ने लगेगा। जैसे ये वोल्टेज बढ़ के 6.4 के आसपास हुआ, 4 के आसपास हुआ तो ये ऐसे जो है ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन में चला जाएगा और ये जो मॉसफेट को स्विचिंग दे रहा है, जो इसके अंदर मॉसफेट लगा है, तो जो स्विचिंग कर रहा है, वो स्विचिंग करना बंद कर देगा। स्विचिंग करना बंद कर देगा, तो ये अपनी सर्किट जो है आउटपुट करना बंद कर देगी। मल्टीफंक्शन पिन जो है इसी प्रकार इसी प्रकार से काम करता है। तो यह तो हुआ मल्टीफंक्शन। इसके बाद बीपी को समझिए। ये बीपी और मल्टीफंक्शन दोनों 2 नंबर पिन पर होता है। तो बीपी कैसे होता है? जैसे ये ऐसी अपनी, इसमें कोई बाहर से दोस्तों आईसी को स्टार्ट करने के लिए वोल्टेज की ज़रूरत नहीं है। ये जो अपनी पावर स्विचिंग आईसी है टीएनवाई, ये अपनी जो पावर स्विचिंग आईसी टीएनवाई 288 आईसी है, ये इसी 310 वोल्टेज जो अपना यहाँ प्राइमरी सेक्शन से घूम के ट्रांसफार्मर से घूम के वोल्टेज आ रहा है, इसी वोल्टेज के माध्यम से इसके अंदर अपना एक वोल्टेज रेगुलेटर ऐसी लगी होती है, जो कि 5.8 वोल्ट आउट करेगा और इसी 5.8 वोल्ट आके इस कैपेसिटर को चार्ज करेगा। जैसे यहाँ पर 5.8 वोल्ट से चार्ज हुआ, तो ये ऐसे अपना स्विचिंग करना चालू कर देती है। देखिए दोस्तों, फीडबैक के बारे में कुछ बेसिक जानकारी समझिए। जब तक ये अपनी फीडबैक में, जैसे ये 12 वोल्ट से ये फीडबैक लिया गया है, यहाँ पे ये फीडबैक कहाँ कितने से लिया गया है? 12 वोल्ट से। तो जब तक यहाँ पर 12 वोल्ट नहीं बनेगा, तब तक यहाँ पर 2.5 वोल्ट नहीं बनेगा। जब तक यहाँ पर 2.5 वोल्ट नहीं बनेगा, तब तक ये जो अपना TL 431 का 3 नंबर ग्राउंड है, ये ग्राउंड यहाँ नहीं आएगा। जब तक ये ग्राउंड यहाँ से यहाँ नहीं आएगा, तब तक ये एलईडी नहीं जलेगी। क्योंकि यहाँ पर ये वोल्टेज तो घूम के आ रहा है यहाँ पर पॉजिटिव तो यहाँ से आ रहा है, लेकिन ये TL 431 जो है, जब तक यहाँ पर 2.5 वोल्ट नहीं आएगा, तब तक ये ग्राउंड यहाँ पर नहीं आएगा। क्योंकि दोस्तों ये TL 431 इसी प्रकार से काम ही करता है कि जब यहाँ पर 2.5 वोल्ट आएगा, तभी ये ग्राउंड को उठा के यहाँ 2 नंबर पे आउट करेगा। तो मान लीजिए कि अभी फीडबैक में वोल्टेज नहीं बना। जब तक फीडबैक में वोल्टेज नहीं बना, तो यहाँ 3 नंबर पे और 4 नंबर पे हमको 1 वोल्ट देखने को मिलेगा। यहाँ पर 1 वोल्ट देखने को मिलेगा दोस्तों, और ये 4 नंबर पे लगभग 240 माइक्रो एम्पियर, कितना 240 माइक्रो एम्पियर करंट इस 4 नंबर पिन पर देखने को मिलेगा। और अपनी ये ड्रेन पिन से ये स्विचिंग बराबर चलती रहेगी। बार-बार ऐसी जो है, जैसे फीडबैक में वोल्टेज नहीं आया, तो ऐसे जो है एक बार इसको पल्स देगी और कुछ टाइम के लिए, जैसे मान लीजिए कि एक बार इस तरीके से पल्स दिया, फिर कुछ देर के लिए बंद कर देगा। फिर एक बार पल्स दिया, फिर कुछ देर के लिए बंद कर देगा। फिर एक बार पल्स देगा इस तरीके से,
फिर कुछ देर के लिए बंद कर देगा। ये बंद इसलिए करता है दोस्तों कि ये इंतज़ार करता है कि आउटपुट में वोल्टेज बना कि नहीं। ज अगर वोल्टेज बना तो ये फीडबैक आएगा, अगर फीडबैक नहीं आता तो फिर से पल्स दे देता है। फिर इंतज़ार करेगा कि भाई शायद वोल्टेज बन के आए। बार-बार ऐसे एक पल्स देता रहेगा जब तक फीडबैक नहीं आएगा, तो ये देता रहेगा। और दोस्तों सबसे मेन पॉइंट ये है कि जब तक फीडबैक नहीं आएगा यहाँ पर एलईडी के ऑप्टो कपलर के यहाँ पर 1.1 वोल्ट देखने को नहीं मिलेगा, मतलब यहाँ पर 1.1 वोल्ट नहीं आएगा तब तक एलईडी ऑन नहीं होगी। तब तक यहाँ पर हमको कितना मिलेगा 1 वोल्ट, 3 नंबर और 4 नंबर पर कितना मिलेगा 1 वोल्ट, और 4 नंबर पर करंट कितना मिलेगा 240 माइक्रो एम्पियर करंट मिलेगा। और ये ऐसे बार-बार स्विच करता रहेगा इस तरीके से। तो जैसे ही दोस्तों अब देखिए यहाँ पर कहानी चेंज होती है कि जैसे ही यहाँ पर मान लीजिए कि यहाँ पर अब 1.1 वोल्ट बन गया। जैसे ही 1.1 वोल्ट बनेगा, ये अपना जो ट्रांजिस्टर यहाँ पर लगा है ये ऑन हो जाएगा। जैसे ही ट्रांजिस्टर ऑन होगा, इसके 3 नंबर पर क्या है, ग्राउंड है 3 नंबर पे, तो ये ग्राउंड जो है उठ के ऊपर जाएगा। जैसे ऊपर जाएगा, हमने पहले बताया था कि यहाँ पर क्या था 1 वोल्ट था, तो ये 1 वोल्ट जो है दोस्तों जब यहाँ पर ग्राउंड जाएगा तो ये 1 वोल्ट ड्रॉप हो जाएगा, तो यहाँ का वोल्टेज हमको ड्रॉप मिलेगा, ये लगभग 450 मिली वोल्ट के आसपास हो जाएगा। और यहाँ पर जो करंट था दोस्तों, करंट कितना था, लगभग 240 माइक्रो एम्पियर करंट था। अब ये करंट जो है बढ़ जाएगा, क्योंकि जब ये ग्राउंड यहाँ से घुसेगा तब यहाँ का करंट क्या होगा दोस्तों, बढ़ जाएगा। तो इसी के माध्यम से दोस्तों ये जो अपना इनेबल अंडर वोल्टेज पिन होता है, ई मतलब ईएन, तो इसी तरीके से ये सेंस करता है कि 1 नंबर पिन पर मान लीजिए कि जब तक करंट 240 माइक्रो एम्पियर करंट था और 1 वोल्ट था, तब तक ये ऐसे क्या समझ रहा था दोस्तों कि आउटपुट जो है लो है। यहाँ 12 वोल्ट बनेगा, तो यहाँ का डिवाइडर का वोल्टेज जो है 2.5 वोल्ट हो जाएगा। जैसे 2.5 वोल्ट होगा, ये ग्राउंड जो है यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ जाते ही ये एलईडी जो है दोस्तों ऑन हो जाएगी। जैसे एलईडी ऑन होगी, तो यहाँ का जो अभी तक 1 वोल्ट बन रहा था, ये 1 वोल्ट ड्रॉप होगा। 1 वोल्ट ड्रॉप होते ही ये कितना हो जाएगा, 450 मिली वोल्ट हो जाएगा दोस्तों। कितना हो जाएगा, 50 मिली वोल्ट हो जाएगा। और यहाँ का एम्पियर जो है दोस्तों ये बढ़ जाएगा। यहाँ का एम्पियर दोस्तों मान लीजिए कि यहाँ का एम्पियर कितना हो गया, 250 माइक्रो एम्पियर हो गया। तो अब देखिए दोस्तों जैसे आउटपुट हाई हुआ, आउटपुट मान लीजिए दोस्तों कि हाई हुआ, तो अब यहाँ क्या बढ़ेगा दोस्तों, एयर जो है 250 माइक्रो एम्पियर हो जाएगा। और वोल्टेज कितना मिलेगा दोस्तों, ये लगभग 450 मिली वोल्ट, 450 मिली वोल्ट यहाँ पर हमको देखने को मिलेगा। तो कुछ इसी प्रकार से दोस्तों ये इनेबल अंडर वोल्टेज पिन जो है सेंस करती है इसको। आइए हम इसका आप लोग को प्रैक्टिकल वीडियो दिखाते हैं। अप्लाई को ऑन करते हैं। अब देखिए दोस्तों, जब ऑप्टो कपलर पिन नंबर 1 और 2 पर 1 वोल्ट के नीचे वोल्टेज होगा, तब ऑप्टो कपलर के पिन नंबर 4 पर और 3 पर 1 वोल्ट हमको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये वाला मल्टीमीटर जो है, यहाँ पर ये वाला मल्टीमीटर ये अपना 3 और 4 पर यहाँ पर लगा हुआ है, तो यहाँ पर अभी हमको कितना मिल रहा है, 1 वोल्ट के आसपास, या 1.2 वोल्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। 4 नंबर पिन पे जो है 240
माइक्रो एम्पियर से ऊपर करंट जाएगा, तो ये ऐसे क्या समझेगी कि आउटपुट बन चुका है। तो ये जो इस डीएसओ में पल्स देखने को मिल रहा है, ये पल्स देना बंद कर देगा। ये 240 माइक्रो एम्पियर दोस्तों ये कब जाएगा, जब यहाँ पर 1.1 वोल्ट मिलेगा इस वाले मल्टीमीटर में। देखिएगा यहाँ पे जब ये 1.1 वोल्ट के आसपास होगा, तब ये यहाँ पे जो 3 नंबर और 4 नंबर पे 1 वोल्ट देखने को मिल रहा है, ये हटेगा और यहाँ का माइक्रो एम्पियर बढ़ेगा। अब इस मल्टीमीटर पर देखिएगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम वोल्टेज जो है बढ़ाते हैं यहाँ का। देखिए दोस्तों, यहाँ पर कितना वोल्टेज हुआ इस मल्टीमीटर में, 1.1 वोल्ट। मतलब जो अपना ये एलईडी है ये अब ऑन हो गई। ये एलईडी ऑन होते ही अब देखिए यहाँ का वोल्टेज जो है, हमने क्या बताया था कि यहाँ का वोल्टेज 1 वोल्ट के नीचे जाएगा। यहाँ का वोल्टेज 3 नंबर और 4 नंबर पर 1 वोल्ट के नीचे गया और यहाँ का स्विचिंग नहीं कर रही है। अब जैसे ही दोस्तों इस ऑटो कपलर पे पे यहाँ का वोल्टेज हम जैसे देखिए अभी 1.2 वोल्ट है यहाँ का वोल्टेज, अब हम कम करेंगे। जैसे यहाँ 1 वोल्ट के नीचे जाता है, देखिएगा ऐसे ही तुरंत स्विचिंग करना चालू कर देगा। इस डीएसओ में आपको स्विचिंग देखने को मिलेगा। और यहाँ का तो 40 माइक्रो एम्पियर के नीचे गया, 240 माइक्रो एम्पियर के नीचे करंट गया, या ऐसे समझ जाएगी कि आउटपुट का वोल्टेज कम हो गया है। तुरंत स्विचिंग करना चालू कर देता है और यहाँ पर 1 वोल्ट आ जाता है। ये 3 नंबर और 4 नंबर पे 1 वोल्ट आ जाएगा और ये इस 4 नंबर पिन का जो करंट है दोस्तों कम हो जाएगा। जैसे ही करंट बढ़ता है ऐसे क्या समझ जाती है कि आउटपुट बन गया है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ का वोल्टेज हम कम करते हैं। ये देखिए दोस्तों, जैसे ये वोल्टेज कम हुआ, तुरंत ये ऐसे क्या हुआ, स्विचिंग करना चालू कर दिया फिर से। यहाँ का देखिए दोस्तों, एम्पियर खत्म हो गया। अब जैसे ही फिर से एम्पियर बढ़ेगा दोस्तों, ये ऐसे समझ जाए कि आउटपुट बन गया है। इसका थ्रेशोल्ड करंट होता है दोस्तों 240 माइक्रो एम्पियर। जब तक 240 माइक्रो एम्पियर के नीचे यहाँ पर करंट रहेगा तब तक ये ऐसे स्विचिंग करती रहेगी दोस्तों। जैसे ही यहाँ का एम्पियर 240 माइक्रो एम्पियर के ऊपर गया, तो ऐसे क्या समझ जाती है, आउटपुट का वोल्टेज बन गया है। तुरंत ये ऐसे स्विचिंग करना बंद कर देती है। अब देखिए यहाँ का वोल्टेज हम फिर से बढ़ाएंगे। यहाँ जो अभी माइक्रो एम्पियर देखने को नहीं मिल रहा है, जैसे ही 240 माइक्रो एम्पियर के ऊपर देखने को मिलेगा दोस्तों इस मल्टीमीटर पर, तो देखिएगा ये स्विचिंग करना बंद कर देगा। अब यहाँ पर 1 नंबर और 2 नंबर का हम वोल्टेज बढ़ा रहे हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। ये देखिए दोस्तों,